खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। कांग्रेस का मिशन 2023 और इसे लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक शुरू हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश के तीनों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। सह प्रभारी अपने प्रभार के जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर साझा करेंगे। पार्टी जरूरी बदलाव और लंबित नियुक्तियों पर आज मंथन कर रही है और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कई बदलाव हो सकते हैं। संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां कुछ अन्य लोगों को दी जा सकती है और इसी को लेकर लगातार कवायद में पार्टी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर रहे प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश के तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। के बारे में बातचीत की है, सरकार के बारे में बातचीत की है और बड़ा पॉजिटिव जवाब है। बहुत ही अच्छे हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव जवाब मिल रहे हैं और लगता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति लगे हैं उस हिसाब से एक जनता में, एक हम कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश है। वहाँ वो जोश है और बिल्कुल जिताएंगे, रिपीट करेंगे। इस बार माहौल कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस अच्छी सीटों से रिपीट हो रही है। तो कई बार दुर्भाग्य रहता है, कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है जिस वजह से जीत नहीं पाते। और विद्याधर नगर के बारे में हमने अंदर डिस्कस भी किया है। इस बार कुछ नया चेहरा दो आप, जिससे कि ये सीट आ सके, या कुछ कमियां हैं वो कमियां तलाश करो, क्योंकि क्यों हम डिपिट खा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से डोर टू डोर, घर घर तक जा रही है और कांग्रेस इस बार ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है और आपको ये चौंकाने वाले परिणाम आपको विधानसभा चुनाव के परिणाम में नजर आएंगे। प्रदेश में जितने भी मेरे जिले हैं, उन सभी जिलों में से जो लोग आके मिलना चाहते हैं वो आकर मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करें। विधानसभा में हमारे कौन लोग काम कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक के लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारियां क्या है। तो सभी से उनकी राय मशवरा करके जो भी एक ओवरऑल फीडबैक होगा वो इंचार्ज साहब को देंगे। देखिए, जनता खुश है कांग्रेस पार्टी के काम से और सरकार का जो काम है वो लोगों का जो है उसने दिल जीता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें हम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक की बात कर रहे हैं, ये योजनाएं जो हैं हर किसी को इसका फायदा हो रहा है। और खासकर जो 100 यूनिट जो बिजली की बात है, जिसमें सबसे बड़ी जो रियायत है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है आराम देगी। और खासकर जब 200 यूनिट पे जो फिक्स चार्जेस खत्म करें और एक नॉमिनल अमाउंट जो है सिर्फ मात्र उतना ही लोगों को देना पड़ेगा, तो इस तरीके की जब योजनाएं आती हैं तो लोगों को महंगाई से राहत मिलती है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, केंद्र सरकार लगातार जनता के आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई करना ये हमेशा अच्छा रहता है। लगातार जब भी रंधावा साहब जयपुर में होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आकर रंधावा साहब को अपना फीडबैक दें, जो हम अपने डिपार्टमेंट का या जो भी कांग्रेस का जो काम है उसके बारे में उनको रिपोर्ट करें। तो एक सामान्य प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है और जिसको रंधावा साहब भी निभा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इसमें सहयोग करें। एक मोमेंटम बना, एक माहौल है, वो कांग्रेस इतनी एक्टिव दिख रही है, इससे पहले कहीं दिखती नहीं थी। क्या आपको लग रहा है, यकीन हो गया सरकार आ रही है? निश्चित रूप से सरकार आ रही है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और जनता भी ये मानस बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं। और बाबूलाल, लगातार मंथन का दौर, चिंतन का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर है, क्या अपडेट है आज की? और इस वक्त ये भी जानकारी आ रही है कि सीएमआर में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? जी, बैठक शुरू हुई है, बहुत ही अहम बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सुखजिंदर रंधावा है, गोविंद सिंह डोटासरा है और तीनों सह प्रभारी बैठक में पहुंच चुके हैं। और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के सरकार मंथन कर रही कि 21% से बढ़ाकर इसको 27% कर दिया जाए। कल ही रंधावा ने कहा था कि ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है, लोगों की डिमांड लगातार आ रही है और ओबीसी बहुत बड़ा वोट है जिसको साधने की कांग्रेस कोशिश करेगी। तो इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से विचार चल रहा है पार्टी के भीतर और
उस पर अब क्या एक्शन लिया जाए, क्या प्लान किया जाए और कब इसको लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाए, तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है। इसके अलावा तीनों जो सह प्रभारी हैं वो जिलों का दौरा करके आए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे कि धरातल पर हालात क्या हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट वो सौंपने वाले हैं। इसके अलावा अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, पीसीसी अधिकांश पीसीसी के पद खाली पड़े हैं, 27 जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है, बहुत सारे जरूरी बदलाव करने हैं, निगमों और बोर्डों में जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को पद देने हैं, तो वो चीजें हुई नहीं है अभी। और चुनावी साल है, 6 महीने से ज्यादा वक्त बचा नहीं है आपके पास, तो बहुत कुछ पार्टी करने जा रही है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां पर नेता थे, अभी चले गए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं जो टिकट की आस में आए। आप भाई साहब कहाँ से आए? नागौर से। अच्छा, कहाँ? नागौर से हनुमान बांगड़ा। मैं लगातार 13 साल से जिलाध्यक्ष हूँ। एनएसयू का रहा, फिर यूथ कांग्रेस का, सेवा दल का, बीपीसीसी का मेंबर। आपको क्यों दे पार्टी टिकट? मैं पार्टी को यही कहना चाहता हूँ, पार्टी में जो कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं उनको टिकट मिले। नए लोग, मैं हूँ चाहे कोई और भी है, नए लोग आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी लंबी चलेगी। पार्टी लंबी चलेगी, नए लोग आएंगे, तो ये कल से बहस का मौजू है पूरी कांग्रेस पार्टी में, और कल से ही यानी कि बहस छिड़ी हुई है। और कल भरत सिंह ने ये बात कही थी, उसके बाद में सुखजिंदर रंधावा ने भी कहा था कि घर के बड़ों को बाहर तो नहीं निकाल सकते, उन्हें खुद ही जो है एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। तो एक बहस चल रही है, तो नौजवानों में भी इस बयान के बाद में कुछ उम्मीदें उनकी जगी है। इसलिए जो भी बड़ा नेता जयपुर में आता है तो उन सबसे ये मुलाकात करते, अपने बायोडेटा देते हैं, लेकिन ये कोई आसान नहीं है। फिलहाल जो है पार्टी मंथन कर रही है मुख्यमंत्री निवास पर कि क्या क्या जरूरी बदलाव सरकार को फिर से लाने के लिए अब करने हैं, तो वो करने ही हैं। अब ज्यादा देरी करने की न तो गुंजाइश है, न आपके पास में कोई वक्त बचा है। और ऐसे में क्या होगा? मेरे साथ में स्वर्णिम चतुर्वेदी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, बहुत सारे जरूरी बदलाव जो है, वक्त की नजाकत समझिएगा, कुछ होगा इस बैठक में, क्या बाहर निकलेगा? देखिए, बैठक जो चल रही है वो लगातार आप ये मान के चलिए कि चुनाव मोड में पार्टी आ चुकी है। सब चीजें चुनाव के लिए हो रही हैं। चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन हम कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्या रोड मैप होगा। रोड मैप बनाने के लिए सभी जिलों में जाकर के हमारे प्रभारीगण, सह प्रभारीगण इन्होंने फीडबैक लिया है। और हमारे प्रभारी जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भी चुनाव होना है यहाँ पे। तो जब उनके मार्गदर्शन में होना है, सह प्रभारी सारे जिलों में दौरा कर चुके हैं, फीडबैक लाए, फीडबैक लाने के साथ ही जो बड़े मुद्दे हैं, उन बड़े मुद्दों पे हमें बीजेपी को घेरना है। जैसे ईआरसीपी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने वादा नहीं निभाया, ये मुद्दा है, इस पर घेरा जाएगा। तो किस तरह से घेरा जाएगा उसका भी रोड मैप। लेकिन पार्टी के जिलों में अध्यक्ष नहीं है, घेरने का नेतृत्व कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पिछले 4.5 साल से अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी जितने आंदोलन नहीं कर सकी, उससे 20 गुना आंदोलन जो है, या काफी ज्यादा आंदोलन राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। भले ही जिला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन निवर्तमान जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। जब ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे तो निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे हैं। पीसीसी तो खाली पड़ी है, वहां से कैसे जाएंगे? लोग बाग है ही नहीं, तो उनको यानी कि दिशा निर्देश कौन देगा? देखिए, हमारे सभी जगह पे ऑब्जर्वर्स हैं, पीसीसी के हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, और अभी प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन हुआ है, तो सब लोग कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य चल रहा है। और आपने देखा होगा धरने, प्रदर्शन या इसके अलावा जितने कार्यक्रम हुए हैं। क्या जिलों में पर्यवेक्षक भी लगाए हैं? ये आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि सह प्रभारियों के साथ में जिलों के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आएगी, तो कुछ आप रिपोर्ट सही पहुंचेगी? आपको लगता है कुछ फैसले ठीक हो पाएंगे पार्टी में? देखिए, रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या नेताओं का कोई परीक्षा ली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह, पर्यवेक्षक और सारे जो लगे सहयोग के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो स्ट्रेटेजी ऊपर से दी जाएगी, एआईसीसी द्वारा जो तैयार की जा रही है, हमारे प्रभारी महोदय और सह प्रभारी गण द्वारा मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर जो रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य हो रहा है। ये संगठन कब तक आ जाएगा आपका? क्या कंप्लीट हो जाएगा जल्द? उम्मीद करें? देखिए, मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से संगठन के जो भी बनना है पूरा, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। डिक्लेयर होना बाकी है, किसी भी क्षण कभी भी हो सकता है। क्या माहौल लग रहा है कि ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप लोग चुनाव जीत जाएंगे?
देखिए, चुनाव हम जीतेंगे ये तय है। 4.5 साल से सोई हुई भारतीय जनता पार्टी जब आज बाहर निकल के आई है तो उसको जनता मिल नहीं रही है, जनता से कटा हुआ महसूस कर रही है। ग्राउंड खोज रहे हैं वो सारे नेता मिलकर के, मुद्दे नहीं ढूंढ पा रहे कि किस मुद्दे के आधार पर जनता से जुड़ाव कर पाए, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे जन आक्रोश रैलियां हो, या अन्य किसी मुद्दे पर। अभी देखा था हमने, किरोड़ी मीणा जी ने एक जमीन आवंटन के मामले पर मुद्दा उठाने की कोशिश करी और वो पता पड़ा कि वो तो मुद्दा ही गलत था उनका। तो ऐसी सारी चीजें हैं। कांग्रेस के जो तर्जुमान है, प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पे सब कुछ ठीक है और मुद्दों की तलाश कर रही है बीजेपी, और सरकार ने काम इतना बेहतर किया है कि बीजेपी के लिए फिर से जो है सत्ता में वापसी कर पाना, यानी कि फिर से सत्ता हासिल कर पाना कोई आसान नहीं होगा। विपक्ष अपना किरदार ठीक से नहीं निभा पा रहा, ये दावा है कांग्रेस के प्रवक्ता का। लेकिन चीजें बहुत एक दिन में तो बदलती नहीं है, बहुत वक्त लगता है। कांग्रेस पार्टी में भी आज नहीं कल, लेकिन बाबूलाल, जैसे स्वर्णिम बता रहे थे कि जो कवायद है संगठन को मजबूत करने की, नियुक्तियों की, वो करीब करीब पूरी हो गई है, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही तमाम जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी जाएंगी संगठन को लेकर के? कांग्रेस क्या इसी आखिरी दौर में मंथन और चिंतन के दौर में है? जी देखिए, एक्सरसाइज तो अब फाइनल राउंड में है, क्योंकि ये चीजें करे बगैर तो आप चुनाव में जाएंगे कैसे, जब आप जिलों में ही पर्यवेक्षक लगा रहे हैं, सह प्रभारी लगा दिए आपने 11 जिलों में। इसके अलावा आपकी जो इंटरनल सर्वे करने वाली टीमें लगी हुई हैं, मुख्यमंत्री के खुद के दौरे हो रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा अलग से दौरे कर रहे हैं, तो पूरे माहौल को कांग्रेस अपने पक्ष में करने की कोशिश तो कर रही है। ऐसी सूरत में अगर आप संगठन को खड़ा नहीं कर पाएंगे ठीक से वक्त रहते, तो फिर कैसे आप चुनाव में जाएंगे? तो तमाम चीजों के ऊपर काम हुआ है, और लेकिन जब तक लिस्टें जारी नहीं हो जाएं तब तक तो यही कहना पड़ेगा कि कुछ मुश्किलें हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उनसे पार पा लेना चाहती है पार्टी। तो वो चीजें भी अब लगता है कि अब इंतहा हो रही है इंतजार की, तो जल्दी कोई खबर आएगी। लेकिन फिलहाल तो यही है कि एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है सीएमआर में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से यानी कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, और जिस तरह से उनके लिए लोग कहते हैं सभाओं में कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सह प्रभारी भी अपनी बात कहेंगे, प्रभारी भी अपनी बात कहेंगे, और जीत का किस तरह से खाका तैयार किया जाएगा, क्या विनिंग प्लान होगा, उस पर राय मशवरा चल रहा है, सबकी सुनी जा रही है। उसके बाद पार्टी आलाकमान तक अपनी सारी रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद ही नए फैसले देखने को मिलेंगे। लेकिन बाबूलाल, देखिए, लगातार गुटबाजी को लेकर के बीजेपी कांग्रेस दोनों से खबरें आती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर कि अभी तक उनका संगठन नहीं है, पूरी तरह से जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाए। ये जद्दोजहद तो चल रही है, आखिर समस्या क्या आ रही है संगठन को पूरी तरह से बनाने को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, या फिर जो प्रदेश के आला नेता हैं उनके सामने? जी देखिए, यहाँ से नाम गए हुए हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो है पार्टी का आलाकमान करता है, तो वहां से लंबित पड़ी हैं सूचियां, जिसकी वजह से घोषणा नहीं हो पाई है। बहुत पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा ने चीजें भेज दी थी, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ में कुछ नए नाम जोड़ने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी लॉयल्टी किसी के साथ में स्विच कर जाती है, इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इन चीजों को देख करके ही पार्टी फैसला लेती है कि जो नेता आज हमारे साथ खड़ा है, क्या उसकी वफादारी किसी और नेता के साथ चली गई है, तो फिर कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से ये सूचियां जारी नहीं हो पा रही हैं और नेताओं को जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन अब लगता है कि पार्टी ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो बहुत आगे जाना है, क्योंकि सब चीजें दुरुस्त होती हुई देख रहे हैं अशोक गहलोत, और उनको लग रहा है कि अब कोई ज्यादा मुश्किलें हैं नहीं उनके सामने। जहां से विरोध की आवाजें आती थी शायद वो ठंडी पड़ी हैं, जो विरोध के स्वर थे वो शांत हैं इस वक्त, और उनको लगता है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, अटकलें और कयासों का दौर था, वो थमा है, और अब ऐसे में फैसले की घड़ी आ गई है कि जिनको संगठन में। लेकिन बाबूलाल, अब तक कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना पर कुछ भी बोलने से बचती रही है, लेकिन पिछले सप्ताह के दौरान या 6-7 दिन का वक्त हम देखें तो उसमें पार्टी के अलग अलग जगहों से इसे लेकर के बयान भी आए हैं। क्या एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पार्टी लेना चाह रही है? कुछ जल्द बड़े ऐलान हो सकते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का इश्यू हो या फिर रिजर्वेशन को बढ़ाने का इश्यू हो?
जी, इसके लिए पहले माहौल बनाया जा रहा है और जो इस वर्ग से जुड़े हुए तमाम जो विधायक और मंत्री हैं उनको भरोसे में लिया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि ये आपके लिए फायदे की बात है, क्योंकि SC, ST और OBC है, उनकी कोई तादाद सूबे में कोई 85% के आसपास बताई जाती है। अब ये सारी चीजें कितना फिगर है उनका, कितना आंकड़ा है, वो तो जब कास्ट सेंसस होगा, जातिगत जनगणना होगी, उससे ही पता चलेगा। लेकिन OBC को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, OBC की तमाम जातियों को अपने खेमे में जोड़ने के लिए, लामबंद करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी जरूर कर ली है। OBC का जो रिजर्वेशन है उसको 21% से बढ़ाकर 27% सरकार करना चाहती है। इसके लिए कल ही रंधावा के साथ में OBC के जो मंत्री हैं उनकी लंबी बैठक हुई और आज जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है उसमें जो है ये चर्चा का विषय है कि OBC का रिजर्वेशन बढ़ाने की दिशा में सरकार को जल्द फैसला करना चाहिए और पार्टी आलाकमान को भरोसे में लेकर के अब इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब देरी होती है तो फिर इन जातियों को मिलने वाला जो लाभ है वो नहीं मिल सकेगा और सरकार के लेवल पर जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है वो भी अमली जामा नहीं पहन पाएगी। तो ऐसी सूरत में अब जो है वक्त नजदीक देख चुनाव का सरकार ये बड़ा बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। CMR में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे से खबर है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस बार प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर के दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। दिलावर ने वीडियो बयान जारी किया और ईडी की कार्रवाई से पसीने छूटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, यदि शिकंजे में नहीं फंसना है तो वैसे ही बता दो। ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। जांच में आश्चर्यजनक खुलासा हो रहा है और उसे घबराकर माननीय अशोक जी गहलोत साहब कह रहे हैं यदि ईडी आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस सड़कों पर आ जाएगी। गहलोत साहब, ईडी को कोई अंतर नहीं आता है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। सुबह 7 बजे मोहन भागवत ट्रेन से उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से वे विद्या निकेतन स्कूल गए। 2 दिनों तक मोहन भागवत विद्या निकेतन स्कूल में रहेंगे, जहां पर द्वितीय वर्ग विशेष में स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन भागवत करेंगे। दरअसल प्रथम वर्ष पूर्ण कर 1 से अधिक शाखाओं की देखरेख करने वाले 40 साल से अधिक उम्र के स्वयं सेवकों का द्वितीय वर्ष विशेष शिविर आयोजित होता है और इसी शिविर में मोहन भागवत भी पहुंचे हुए हैं। उधर डीडवाना को जिला मुख्यालय रखने की मांग शांत होने का नाम नहीं ले रही है और ज्यादा मुखर हो रही है। इसे लेकर संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान किया और संघर्ष समिति की ओर से डीडवाना शहर में बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को व्यापार मंडलों, सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया और डीडवाना शहर में बाजार में व्यापक असर इसका देखने को मिला। बंद के दौरान थड़ियां और ठेले भी पूरी तरह से बंद नजर आए हैं। जिला मुख्यालय डीडवाना में रखने के समर्थन में बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम से एक रैली निकाली जाएगी और OSD को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो डीडवाना में आज पूरी तरह से बाजार बंद रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड के आसपास का इलाका हो या फिर सब्जी मंडी से लगा करके शहर के अंदरूनी इलाके। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनुमान धंवर हमारे साथ डीडवाना से जुड़ चुके हैं। हनुमान, क्या अपडेट है? जिला मुख्यालय रखने की मांग डीडवाना में लगातार तेज होती नजर आ रही है। जी देखिए हेमंत, बता देना चाहूंगा कि आज 2 दिन पहले ही डीडवाना बंद का आह्वान जो संघर्ष समिति के द्वारा किया गया था और उसके बाद में आज डीडवाना पूरी तरह से बंद रखा गया है। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी जो प्रतिष्ठान है, उसके साथ साथ जो सब्जी के ठेली थड़े हैं वो भी पूरी तरह से बंद है। अभी संघर्ष समिति के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है ADM साहब को और मांग की गई है कि अगर जिला मुख्यालय डीडवाना को घोषित नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है कि आगामी 15 तारीख तक अगर इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं होती है तो आंदोलन का जो रूप है वो बड़ा किया जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में जो डीडवाना तहसील के 5 बड़े कस्बे हैं
उनको भी बंद रखा जाएगा और ये जो आंदोलन है ये कार्मिक रूप से लगातार चलता रहेगा। लेकिन अनुमान आज जो बंद का आह्वान किया गया था, लग रहा है दुकानें पूरी तरह से बंद है, बाजार बंद है, एक व्यापक जन समर्थन भी संघर्ष समिति को मिला है। बिल्कुल हेमंत, इसमें व्यापक जन समर्थन की बात आप सही कह रहे हैं। पूरी तरह से जो बाजार है वो A to Z जितने भी हम व्यापारिक प्रतिष्ठान कर सकते हैं वो पूरी तरह से बंद है। व्यापारियों की तरफ से भी पूरा समर्थन मिला है, साथ ही साथ सामाजिक संगठनों का जो समर्थन मिला है और जितने भी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RLP हो या जो माकपा हो, इन सभी संगठनों ने मिलकर ये संघर्ष समिति बनाई। जी बहुत शुक्रिया हनुमान, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़े और लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल डीडवाना बंद का व्यापक असर देखने को मिला है और लोगों की तरफ से भी इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया गया है। तो आपको बता दें कि इसके चलते आज बाजार पूरी तरह से बंद है और लोगों का कहना है कि ऐलान तो कर दिया गया जिला बनाने का, लेकिन असमंजस में अभी भी यहाँ के लोग हैं। उधर बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 दिनों से पीबीएम की मोर्चरी के बाहर धरना चल रहा है। विधायक इंदिरा बावरी जो कि RLP की विधायक हैं, धरने में पहुंची हुई हैं और फिर से धरने में पहुंची हैं। प्रशासन पर बिना अनुमति पोस्टमार्टम के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो धरने में हनुमान बेनीवाल शामिल होंगे। उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के साथ ही 5 सूत्रीय मांगों पर परिजन अड़े हुए हैं, जिसमें 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही है और जो मृतक आरोपी है चोरी का, उसके परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग हो रही है। चलती हुई बस से कूदने से चोरी के आरोपी की मौत हुई थी और इसी पूरे मामले को लेकर के इंदिरा बावरी यहां पर पहुंची थी और उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन का दौर तेज हो रहा है। 3 दिन पहले पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 3 दिन से परिजनों का धरना जारी है। वहीं पर RLP के विधायक पुखराज गर्ग भी यहां धरने में पहुंचे थे। वहीं इस वक्त मौजूद हैं इंदिरा बावरी जो RLP से ही विधायक हैं, उनके साथ में परिजन और स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद हैं। प्रमुख क्या मांगे हैं आपकी? कुछ मांगी गई है या अभी तक कोई भी संज्ञान जो है प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया? संज्ञान तो एक बार पहुंचा दिया, पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जब तक धरना हो सके। हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब बात कर रहे हैं, पूरी बात मांगा जब तक पूरी नहीं है, जब तक हम ये धरने पे बैठे और पूरी लापरवाही पुलिस वाला की है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मौत घटना हुई मुंडवा और मुंडवा से समझ में नहीं आ रही बॉडी को यहाँ क्यों लेके आए बीकानेर से नजदीक अजमेर थी और जोधपुर नजदीक था, वहाँ ले जानी बॉडी को यहाँ लाने के बाद में भी सुबह 4 बजे जाके घर वालों को उठा के लेके आए। एक घर वाला देखो पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल गरीब आदमी, उनको उठा के लेके आए। आप बेटे की बस से गिरने से मौत हो गई, आप चलो बॉडी देख लो और बॉडी को लेके आ जाओ। मामला 3 दिन पुराना है, लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है पोस्टमार्टम जो है वो भी करवा दिया गया है। परिजनों की सहमति नहीं ली गई है। परिजनों की सहमति तो कहाँ है? सहमति तो है ही नहीं। ये भाई खड़ा है, उनका पिताजी खड़ा है, कोई सहमति नहीं है। बिना सहमति के अंदर लेगा इनके पापा को और जबरदस्ती क्यों आपके बेटा की एक बार बॉडी देख लो। बॉडी दिखाने के कारण इनका अंगूठा लगवा लिया, पढ़े लिखे तो है नहीं, सिर्फ अंगूठा के कारण ये पोस्टमार्टम कर दिया। प्रमुख मांग आपकी एक तो सरकारी नौकरी, दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई हो, हत्या का मामला चले, साथ ही साथ में मुआवजे की मांग की गई है। मुआवजा तो गरीब आदमी मिलना ही चाहिए और वैसे नौकरी तो गरीब आदमी तो इनका गुजारा कौन करेगा? वही वो गुजारा करने वाला, वो खत्म हो गई। तो एक नौकरी मिले और आर्थिक सहायता मिले और इनको न्याय मिले। जो भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष बचना नहीं चाहिए। मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हनुमान बेनीवाल वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मांगा तो जब तक नहीं मानेगी, जब तक हम बैठे हैं और जब तक नहीं मानेंगे जब तक हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुँचेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो धरना है लगातार जारी है और परिजनों का भी आरोप है, जो MLA हैं इंदिरा बावरी उनका भी कहना है कि परिजनों की बिना सहमति के ही प्रशासन की ओर से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। गरीब परिवार हैं और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जो RLP के सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल वो भी इस रण में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज।